दृष्टि आईएएस के लर्निंग ऐप पर मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। आप सभी बीपीएससी के मेंस के परीक्षार्थियों का स्वागत है। मैं राजू सिंह आपके लिए अर्थव्यवस्था की क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो सिलेबस की बात कर लें। ये तो खैर प्री का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस ये है। मेंस का सिलेबस आपका ये दिखा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़ा देख करके एक तरह से मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा इसके पीछे सोच छिपी हुई है। ट्रेंड बदल देते हैं प्रश्न पत्र का, सब कुछ अपडेट कर लेते हैं, लेकिन सिलेबस लिखने का तरीका जो है बहुत पुराना टाइप का है। खैर, हो सकता है कि कमीशन इसके माध्यम से बहुत कुछ समझती हो। अब सवाल यह है कि हम लोग इसको क्या समझे। तो हम लोग इसको समझें, ज्यादा इससे तो समझ नहीं निकलेगी। हाँ, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र आते हैं उनको देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई को कहां पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को कहां पर फोकस करना चाहिए। कायदे से जो सिलेबस होता है वो थोड़ी स्थिर चीज होती है, उसको देख करके विद्यार्थी अपनी प्लान बना सकता है। बट यहां तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे कुछ खास आकलन किया जा सके। ऐसे में अंतिम तौर पर क्वेश्चन बैंक ही बचता है। और जब हम क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लिया जाए। ये आपका मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का वर्षवार ट्रेंड एनालिसिस दिखा रहा है। यहां से कुछ काफी अंदाज मिल सकता है। अर्थव्यवस्था एक परिचय से एक प्रश्न है, कृषि से कोई प्रश्न नहीं है। वैसे ज्यादा प्रश्न पूछने का ट्रेंड नहीं दिख रहा है। केवल 65वीं में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उद्योग और सेवा क्षेत्र से ये 2 प्रश्न है, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। समावेशी विकास से एक प्रश्न है। राजकोषीय नीति से कोई नहीं। प्रमुख योजनाएं 3 क्वेश्चन है। वैदेशिक क्षेत्र से 2 प्रश्न है। इसको देखते हुए हम लोग भी अगर डिसाइड करें कि अपनी तैयारी को कहां ज्यादातर फोकस किया जाए, तो उद्योग और सेवा क्षेत्र, प्रमुख योजनाएं, समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था एक परिचय, ये सब हाइलाइटेड एरिया है। वैदेशिक क्षेत्र भी है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब है कि ये प्रोमिनेंट टॉपिक हैं, इनको हम लोग कवर करें। सबसे खास बात जो इस बार 68वीं में पूछा गया प्रश्न, तो पूछने के ढंग को भी बदल दिया गया था। जहां उसके पहले 67वीं तक 38 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे और 4 क्वेश्चन दिया रहता, 3 करना रहता था। ठीक है, कुल सेकंड पेपर में 8 प्रश्न करना होता था। 38 नंबर के पॉलिटी के अंदर 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 3 क्वेश्चन, और जो है कि 36 नंबर के सेक्शन सी में साइंस टेक का क्वेश्चन था। तो जो सेकंड पेपर आपका है, सेकंड पेपर में ही इकोनॉमी सेक्शन बी में आती है। सेकंड पेपर के सेक्शन बी में इकोनॉमी आती है और सेक्शन ए में पॉलिटी और सेक्शन सी में साइंस और टेक का।
ठीक है, साइंस एंड टेक। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने क्या किया है कि ये 68वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। वैसे इसमें फर्स्ट पेपर के भी कुछ इकोनॉमिक के वाले टाइप के क्वेश्चन इधर लिए गए हैं। जैसे एक खाका आपको बताऊं, सेकंड पेपर सेक्शन बी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसमें ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर उसके बाद 5 और 6 यहां पर बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, और उसको जो है उसके नीचे और लगाकर एक दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा गया है। छठे नंबर में ठीक इसी तरीके से एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न यानी 38 अंक का, और लगा के या आप दूसरा एक बड़ा प्रश्न दिया गया है। थोड़ा इन्होंने आपको सहूलियत दी है कि 2 क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक आप कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है 68वीं बीपीएससी की, यानी आपको चॉइस दे दिया गया है। पहले उतना चॉइस टाइप की चीज नहीं थी, ठीक है, तो इसमें चॉइस दे दिया गया है। और ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन हैं 4 नंबर में, ये पांचों करने हैं, पांचों करने हैं। पहला 8 अंक का है, दूसरा 8 अंक का है, तीसरा 8 अंक का है, और चौथा और पांचवा 7-7 अंक का है। ये कोई बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ जो है 38 बनाने के लिए ऐसा किया गया है, 38 हो जाए कुल योग जो है, इस वजह से ऐसा किया गया। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये 8 नंबर का क्यों, ये 7 नंबर का क्यों। तो आप देख रहे हैं कि 8 तिरिके 24 और 14 38 नंबर इसके भी हो गए, और ये तीनों 38 नंबर के। ये इस तरीके के बदलाव करने से सबसे बड़ी बात यह हुई है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है। इससे मल्टीपल क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आपके ज्ञान, मल्टीपल ज्ञान को भी आपके चेक किया जा सकता है। पहले क्या था कि बस 3 क्वेश्चन करना है, और वो भी क्वेश्चन कहां से आते थे, ट्रेडिशनल टाइप के। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, ट्रेडिशनल टाइप के। चूंकि आज का जो पहला दिन का लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, रणनीति तय करने का लेक्चर होता है। पढ़ाने के लिए पहले मिनट से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति पहले जब चलना शुरू करता है, कोई मंजिल पर पहुंचना चाहता है, तो पहले वह प्रोग्रामिंग करता है, रणनीति तैयार करता है, ठीक, और जब सब प्लान कर लेता है तब उस पर चलना शुरू करता है। और नहीं औंधे मुंह बस चलना शुरू कर दिया, थोड़ी दूर के बाद गया तो पता चला कि वो रास्ता तो ब्लॉक है, फिर उसको वापस आनी पड़ती है या डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए पहले दिन का जो लेक्चर होता है इस रणनीति का होता है, स्ट्रैटेजी। हम वो सब पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो खाका समझिए क्या है कि जैसे कोई बिहार की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो जो अब तक तैयारी कर रहे थे, चूंकि 68वीं की परीक्षा होने से पहले तो वैसे ही तैयारी कर रहे थे, ये तो परीक्षा होने के बाद पता चला है ना कि इस तरीके का ट्रेंड है। अब आप 69 के लिए जो तैयारी करेंगे उसके लिए रणनीति आपको बनानी होगी, ठीक है। 69वें के लिए जो तैयारी आप करेंगे उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी।
68वें की तैयारी तक तो लोग पुराने ढर्रे पर ही तैयारी कर रहे थे। आपको बताया कि हमने 68वें से पहले भी यह गेस बताया था, कुछ इस तरीके का नहीं बताया था, कुछ ऐसे बताया था कि पहले क्या हो रहा था, थोड़ा जानिएगा। 65वीं तक तो केवल 4 प्रश्न जो आते थे, बड़े प्रश्न, वो भारत के स्तर से प्रश्न आते थे। बाद में इन्होंने क्या किया कि 2 क्वेश्चन बिहार के और 2 क्वेश्चन भारत के स्तर पर, और 66वीं में इन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से चारों प्रश्न जो है बिहार पर आधारित कर दिया था। चारों प्रश्न बिहार पर आधारित कर दिया था, भारत के स्तर पर नहीं। हो सकता है कि कमीशन की तब यह रणनीति रही हो, मैं आपको बता रहा हूं, एक गेस कर रहा हूं मैं, कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं कि जब हम भारत के स्तर पर प्रश्न पूछेंगे तो बिहार के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और बिहार के लोगों को उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा। बीपीएससी में आउटसाइडर भी सफल हो जा रहे होंगे। यह चुनौती समझ करके उन्होंने ऐसा किया होगा। जब केवल बिहार से संबंधित प्रश्न, यानी बिहार में नौकरी करना है, तो बिहार की समस्याओं को आपको पहले से एक ज्ञान, अच्छा ज्ञान हो और उस स्तर पर आप परीक्षा पास करके आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा समझा गया होगा, ऐसा मेरा गेस है। जनरली ऐसा होता है, इसीलिए मैं इस आधार पर कह रहा हूं। लेकिन जब इन्होंने ऐसा प्रश्न बनाया है तो इनके बाद जब लौट आई होगी परीक्षा, जो सफल हुए होंगे उनको देख करके उनको समझ में आई होगी कि इसमें 2 चुनौती है। 2 चुनौती क्या है? एक, उतने कैलिबर के लोग नहीं मिलेंगे इनको, और दूसरी चीज कि इससे बिहार के विद्यार्थी का यूपीएससी में प्रतिनिधित्व घट जाएगा। बिहार के विद्यार्थी का यूपीएससी में प्रतिनिधित्व घट जाएगा, क्योंकि जब सिलेबस दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी, या तो आईएएस या तो बिहार। लेकिन अगर सिलेबस ज्यादातर मैच करता है तो वह दोनों जगह विद्यार्थी ज्यादा कॉम्पिटेंट होकर के परीक्षा देता है। अब हमारे समझ से लगता है कि कमीशन ने यह समझ लिया है कि नहीं, हमको पहले वाले मॉडल को ही फॉलो करना चाहिए, और यहां तक कि 3 बड़े प्रश्न के जगह पर कुछ हमें ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी की सही ज्ञान की जांच हो जाए। ऐसा ना हो कि 3 प्रश्न फंसा लिए और किसी तरीके से मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि जो पहला चौथा नंबर प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 8-8 नंबर के और 7 नंबर के, 8-8 नंबर के 3 और 7 नंबर के 2। अब इससे 5 विषय, 5 सेगमेंट पूछने का इनको अवसर मिल गया, और 2 ये है, और ये 2 में भी 4 हो गया और लगा करके दी गई है, यानी 9 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से 7 प्रश्न आपको करने हैं। तो बिहार का जो अब पीसीएस का ये इकोनॉमी का या सभी सेक्शंस में जो अब परीक्षा का स्वरूप होगा वो बहुत बदला हुआ होगा, इससे आप ये तय कर लीजिए। अब हम पुराने पढ़ाई को अगर उसी रूप में पढ़ते हैं और उसी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं तो यहां सफलता नहीं मिल पाएगी। एकदम पूरी नए तरीके से यूपीएससी का मॉडल समझ करके इसको पढ़ाई करनी होगी। बड़ी बात इसमें यह भी दिख रहा है कि एक जो प्रश्न ये मुश्किल से 8 नंबर का जो पूछ रहे हैं उसमें भी 2-3 टुकड़े पूछ रहे हैं, यानी अपेक्षा है कि वहां भी कई स्तरों पर जांच ले। तो पढ़ाई का आयाम बदलना पड़ेगा। पुराना बिहार का जो टीचिंग या पढ़ाई, दोनों ही शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी, दोनों को अपने मॉडल को बदल के पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा आपकी एनालिसिस, एकदम स्पष्ट हो जाए कि हमको पुराने पैटर्न से काम नहीं चलेगा, हमको पुराने क्वेश्चन बैंक से काम नहीं चलेगा, हमको पुराने मैटर मटेरियल से काम नहीं चलेगा। हां, मैं थोड़ा सा बेस के रूप में, अब इसमें भी क्या है, वैसे ऐसा नहीं है कि अब अगले साल फिर पलट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगले साल नहीं पलटेगा, 69 में नहीं पलटेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं पलटेगा। आप पूछेंगे क्यों सर? क्योंकि एक सेट पैटर्न अब इन्होंने प्राप्त किया है,
अब इस पर ये चलेंगे कुछ दिनों तक। ये बहुत सुलझा हुआ पैटर्न है, अब इस पर ये चलेंगे, ये नहीं बदलेगा। आप तो इस पर आप आगे तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, अब कोई ये रिस्क का गेम नहीं है कि क्या पता सर फिर पुराना वाला आ जाए, तो नहीं, अब पुराना वाला नहीं आएगा, अब ये आगे ही बढ़ता जाएगा, इसी स्वरूप में आएगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। तो मेरी बातें क्लियर हुई कि मतलब अब हमें किस दिशा में जाना है। तो आप हमसे अपेक्षा नहीं करेंगे, ना आप खुद, कि हम पुराने पैटर्न को फॉलो करें, पुराने पैटर्न पर जाके पढ़ाई करें। ठीक है, अब यहां पर नया का मतलब अब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं, बस थोड़ी सी उसकी झलक बिहार को लेकर के हो। ठीक है, थोड़ी सी उसकी झलक बिहार को लेकर हो, एक समझ रहे। अगर बाई द वे, जैसे मान लीजिए प्रश्न होता है, तो एक शुरू में इंट्रोडक्टरी प्रश्न होता है हेड के रूप में, यानी कोई परिभाषा या उसके बारे में बताइए। एक मेन प्रश्न होता है और एक लास्ट में होता है। ठीक, हो सकता है लास्ट वाला जो सेगमेंट है उसमें बिहार से रिलेटेड उस पर कुछ पूछ लिया जाए कि बिहार के बारे में क्या है, वो बात अलग है। लेकिन मूल रूप से तैयारी हमें कहां करनी पड़ेगी? भारत के स्तर पर करनी पड़ेगी, देश राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। यही इससे पता लग रहा है 68 के क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, और आपने देखा कि पूरी तरह से बदल दिया है, केवल इकोनॉमिक्स नहीं, सब जगह बदल दिया गया है। और काफी जो है अपडेटेड प्रश्नों के साथ है, यानी इसमें आपको करंट ओरिएंटेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। पहले ट्रेडिशनल होता था, बिहार की कृषि की क्या समस्या है, बिहार में लोगों की आय कम होने के पीछे क्या कारण है, बिहार में आर्थिक विकास कम होने के पीछे क्या कारण है, औद्योगिक विकास न होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, इस तरीके का बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति ठीक ना होना, मानव विकास की स्थिति ठीक ना होना, इस तरीके के प्रश्न थे। यानी जो प्रश्न पूछा जाता था वो मूलभूत प्रश्न होते थे, जो बिहार की समस्याओं से होते थे, जो एक ऑफिसर को रियली जानना चाहिए। इस एटीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या है, इस 68 के जो प्रश्न हैं उनको देख करके ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो जानिए, और वो समस्या बिहार में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं वो जानिए, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये है इसका स्वरूप जो है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे रणनीति बनाते हैं। तो पुरानी रणनीति अब हमारे किसी काम के नहीं है, अब यहां से हमें नई रणनीतियां बनाकर चलनी होगी। ठीक है, यानी जहां 3 प्रश्न पहले पकड़ने होते थे, अब वहीं हमें 7 प्रश्न, 9 में से 7 प्रश्न करने होंगे। कहने का मतलब प्रश्न के पूछे जाने का एरिया बहुत व्यापक हो गया है। अब अध्ययन आपको व्यापक करना पड़ेगा। पहले क्या था, कृषि, उद्योग और जनसंख्या, नगरीकरण, इन्हीं चीजों पर फोकस होता था ज्यादातर। ठीक है, और इन्हीं पर सारा प्रश्न का मतलब सारी दरोमदार बनी होती थी, उससे डेंस पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन अब यहां पर आपको बड़े स्फेयर में पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, चलिए, जैसे एक प्रश्न ऊपर लगा हुआ है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, 1 मिनट। जैसे ये प्रश्न और है, प्रश्न को पहले एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार, इनोवेशन, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या कीजिए। अभी मैं किसी दूसरे टॉपिक को फोकस कर रहा हूं, वही दिखाना चाह रहा हूं, एक बार दिखा लेता हूं तो बताता हूं। मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स
और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। बड़ी बात है कि देखिए, तैयारी के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक है, आप इस पर जानकारी रखते हो और प्रश्न पूछा गया है, ठीक, और आप लिख देते हैं। आपको लगा हम पढ़े थे, हमने लिख दिया, लेकिन इससे प्रश्न का, इससे जो है नंबर नहीं मिलता है। नंबर मिलता है तब जब उस प्रश्न में जिस तरीके से पूछा गया है, जो पूछा गया है, आप उसका जवाब दे रहे हो, न कि आप जो जानते हैं वो लिखते हैं। तो जो आप जानते हैं वो अलग चीज हो सकती है, और जो पूछा गया है वो अलग चीज हो सकती है। तो जो पूछा गया है वो उत्तर देंगे तब नंबर मिलेगा। और ये कैसे पता लगाएं कि क्या पूछा गया है? तो उस प्रश्न के अंदर कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ता है। जैसे लिखा है यहां पर, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, और यहां लिखा है कि चर्चा कीजिए, इसी को विवेचन करिए, इसी को डिस्कस करिए कहते हैं। तो अभी मैं इन सारे शब्दों को एक बार दिखा लूं प्रश्न के अंदर, तो सारे शब्दों का अर्थ बताऊंगा कि जब ऐसा आए तब कैसा उत्तर लिखा जाता है। ठीक है, ये बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। ये थोड़ा सा आसान प्रश्न बन रहे हैं। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं, इसमें खैर केवल सूचना देनी होती है। इस तरह के यहां पर लास्ट वाले में सूचना देनी होती है। ये एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। तो चर्चा कीजिए तो आप कई बार देख लिए, परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए। ठीक है, एग्जामिन कीजिए। अब देखिए, जो एग्जामिन करना होता है, परीक्षण करना होता है, तो इसमें क्या होता है अभी दिखाते, सबको दिखाते। 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। ठीक है, यह भी एग्जामिन करना है। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? तो ये तो विवरण है, ये विवरण है, सूचना है। भविष्य में भारत की वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो ये सजेशन है, ये सजेशन है। ठीक है, और इस प्रश्न में भी एक बार आया है, जांच कीजिए, जांच कीजिए। अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक है के रूप में की जाती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, महत्व मतलब सिग्निफिकेंस या रोल, भूमिका कहिए, चाहे सिग्निफिकेंस कहिए, सिग्निफिकेंस कहिए, ठीक, महत्व कहिए, भूमिका कहिए, ये सब एक ही शब्द होते हैं, एक ही उत्तर लिखी जाती है। भूमिका पर चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। ज्यादातर आपके प्रश्नों में दिख रहा है चर्चा करने वाला, डिस्कस करने वाला। और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। यानी कि जो जो कदम उठाया गया है उसको एक लिस्ट तैयार करें कि नंबर के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। अब सवाल है, क्या वे पर्याप्त हैं? ये जो प्रश्न है, क्या वे पर्याप्त हैं? ठीक है,
तो अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि यह पर्याप्त नहीं है। इस तरीके के उत्तरों में ज्यादातर हमें यही करना पड़ता है कि पर्याप्त नहीं है, और उसके बाद हमें कुछ सुझाव नए देने पड़ते हैं, नए सुझाव देने पड़ते हैं। ठीक है, नए सुझाव देने पड़ते हैं इस तरीके के प्रश्नों में। ये 68वीं का था। 1 मिनट। यहां पर एक प्रश्न और है, देखिए। बिहार राज्य में, ये फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। ठीक, तो इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं है, इसमें केवल सीधे सीधे हमें बता देना होता है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है, प्रयासों का वर्णन कीजिए, हमें सारी योजनाओं का उल्लेख करना होता है, तो इसमें खैर कोई वैसी समस्या नहीं है। डिस्क्राइब करिए माने वर्णन करिए। हाँ, यह प्रश्न एक अच्छा है, देखिएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न ऐसा मिला है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन। अब यह क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है? ठीक, तो इस तरीके के शब्द जो आपके पेपर में आ रहे हैं, सबसे पहले मेरा काम होगा मैं इन सारे शब्दों का एक अर्थ बता दूं कि जब ऐसा प्रश्न, ऐसा शब्द आता है प्रश्न में, तो हम क्या करते हैं, और जब ऐसा पूछा जाता है तब हम क्या करते हैं, तब उसके उत्तर का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, एक एक करके आप लोग उतारिएगा। देखिए, लिखा था पहला शब्द क्रिटिकली एग्जामिन। इसको कहते हैं गंभीर रूप से जांच करना। गंभीर रूप से जांच करना, अपने कॉपी पर उतार दीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब गंभीर रूप से जांच करना। इसमें गुण दोष परीक्षा की जाती है। गुण दोष परीक्षा एक तरह से छिद्रान्वेषी समालोचना। इसका मतलब क्या है? जो कुछ अच्छाई है वह बताइए, जो दोष है वह बताइए। इसी को कहते हैं, एक होता है आलोचना करना, मतलब केवल उसमें जो समस्याएं हैं वो बताते हैं, और जब शब्द आ जाता है समालोचना, तो आप उसमें समस्या भी बताते हैं, यानी कि क्या कमियां हैं, और कमियां के बाद उसकी अच्छाई भी बताते हैं, तो इसको कहते हैं समालोचना। ठीक है, तो यही है छिद्रान्वेषी समालोचना। गुण दोष परीक्षा होती है, क्रिटिकली एग्जामिन यानी गंभीर रूप से जांच करना। यह एक फेयर जजमेंट होता है। यह एक फेयर जजमेंट होता है। क्या मतलब सर? फेयर जजमेंट का मतलब होता है निष्पक्ष निर्णय। निष्पक्ष निर्णय फेयर जजमेंट होता है,
निष्पक्ष निर्णय, ठीक है, किसी तरफ झुकाव नहीं होगा और अंतिम में सही गलत बताना होता है। अंतिम में सही गलत बताना होता है। यह मत समझिएगा कि अब सरकार का कदम है और हम सरकार में जा रहे हैं तो फिर हम कैसे आलोचना कर सकते हैं सर। नहीं, इस भाव को छोड़ देना होगा यहां पर, और जो गलती है वो बतानी होगी और जो सही है वो भी बतानी होगी। क्योंकि जब तक ऑफिसर के अंदर यह क्वालिटी नहीं होगी तब तक किसी मतलब योजना का, कार्यक्रम में आने वाली कमियों को वह पहचान नहीं पाएगा और उसमें सुधार करने का सजेशन लेकर नहीं आ पाएगा। तो यही इसके पीछे पर्पज होता है, ठीक है। तो निष्पक्ष निर्णय, अंतिम में सही गलत बताना होता है। यदि गलत है तो भी बताना है, यदि गलत है तो भी बताना है। तो यह रहे क्रिटिकल एग्जामिन, गंभीर रूप से जांच। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शब्द लेते हैं। अगला है एग्जामिन। आपने देखा कि कई बार यह शब्द आया हुआ था, परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, परीक्षण करना, ठीक है, एग्जामिन। सकारात्मक नकारात्मक बतानी होती है, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को बतानी होती है, बतानी होती है। और फैक्ट तथ्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है, तथ्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तथ्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये, जब परीक्षण करेंगे आप, अगर कुछ कहना चाहें कि मान लीजिए कि बिहार में या देश में इस तरीके की स्थिति है, तो आप उसको बताएंगे डेटा के सहित और कोड करेंगे कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में के अनुसार इतना इतना कहा गया है, या बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, या बिहार के फला डिपार्टमेंट या मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट में ऐसा दर्शाया गया है, या विश्व बैंक के रिपोर्ट में यह बताई गई है, या आईएमएफ ने यह कहा है, इस तरीके से। तो जब तक आप इस तरीके से अपने प्रूफ नहीं देंगे, प्रमाण नहीं देंगे, तब तक वह मान्य नहीं होगा। केवल एक कह देने से कि यह सही है, बढ़ रहा है, कह दिया कि घट रहा है, तो मेरे कहने से बढ़ गया घट गया से यह प्रामाणिकता नहीं होती है। प्रामाणिकता तब होगी जब हम उसको तथ्य द्वारा पुष्ट करें और तथ्य का स्रोत भी बताएं, तथ्य का स्रोत भी बताएं। ठीक, तथ्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और तथ्यों का स्रोत भी, तभी वह स्टैब्लिश हो पाएगा। तथ्यों का स्रोत भी दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जामिन करा। अब शब्द जो ज्यादा आपके यहां प्रयोग हुआ है, वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन मैं वही ज्यादातर यूज कर रहा हूं जो कि पूछे गए हैं। ये डिस्कस क्या होता है आपको बताएं। हिंदी में इसको विवेचन करना कहते हैं, चर्चा करना कहते हैं, चर्चा करना कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने
एक शब्द बहुत जानते हैं और हमेशा उपयोग करते हैं अपने जीवन में। मान लीजिए तो परीक्षा देने जाएंगे तब करेंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसका आप अपने जीवन में खूब उपयोग करते हैं, हर रोज करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं। वो क्या है? वो है डिबेट है। वो डिबेट है। ठीक, किसी भी विषय पर भिड़ जाते हैं दो लोग और अपना अपना पक्ष रखना शुरू कर देते हैं, खुलकर खूब डिस्कस करते हैं। आप अपना तथ्य पेश करते हैं, नहीं बीजेपी जीतेगी तो ये तथ्य है, तो कांग्रेस जीतेगी तो नहीं राजद जीतेगा। आप भिड़ जाते हैं इसी पर। तो कहने का मतलब कि जो डिबेट होता है, मौखिक होता है, वही चीज क्या है? डिस्कस जो है वह लिखित होता है। यह लिखित परिचर्चा है। ठीक है, तो डिस्कस क्या है? यह एक प्रकार का लिखित डिबेट होता है। लिखित डिबेट होता है। ठीक है, दोनों पक्षों को। अब चूंकि वहां तो दो लोग रहते हैं, यहां तो दो लोग रहते हैं, आप अपना पक्ष पेश किए, वो अपना पक्ष पेश किया, लेकिन यहां तो कॉपी पर आप अकेले हैं, दोनों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो दोनों पक्ष को आप ही को रखना पड़ेगा। तो यही चीज है, डिबेट होता है दोनों पक्षों दोनों पक्षों को रखना और खुलकर बात करना, और खुलकर बात करना। ठीक है, खुलकर बात करना, दोनों पक्षों को रखना और खुलकर बात करना। और एक शब्द और था आपके पास, एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करिए यानी व्याख्या कीजिए। ये क्या होता है? व्याख्या करें। एक्सप्लेन करिए, व्याख्या कीजिए। इसका दूसरा मतलब यह भी होता है, एलाबोरेट करिए। अगर ऐसे भी आ जाए अंग्रेजी में, एलाबोरेट कीजिए, या आप कह सकते हैं इसको समझाइए। समझाइए। ठीक है, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट करिए। इसका मतलब क्या है? विषय को स्पष्ट करें। विषय को स्पष्ट करें, जैसे सामने वाला कुछ जानता ही ना हो। जैसे सामने वाला कुछ जानता ही ना हो। सामने वाला उस विषय में कुछ जानता ही ना हो। कुछ जानता ही ना हो। तो इससे समझ में आपको क्या आया? इसका मतलब है कि जब कभी आप कोई विषय पर किसी छोटे बच्चे को आप बताते हैं, तो आपके दिमाग में बात रहती है कि इसको इसके बारे में कुछ पता है नहीं, हम कितना सरल और सहज तरीके से इसको बताऊं कि ये समझ जाए। ठीक है, आप ऐसा भाव लेकर के उसको बताना शुरू करते हैं। तो वही बात है, यहां एक्सप्लेन और समझाइए का मतलब यही है कि आप इस तरीके से बताइए, ये मानकर बताइए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, आप बहुत बेसिक से उसको बता रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि जनांकिकीय लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड, ठीक है, जनांकिकीय लाभांश के बारे में बताइए या जनांकिकीय लाभांश को समझाइए। तो अब आप समझाते हैं कि जनसंख्या में दो भाग बटे होते हैं, एक उत्पादक जनसंख्या, एक अनुत्पादक जनसंख्या। उत्पादक जनसंख्या की आयु जो है 15 साल से 59 वर्ष, और उसके नीचे और उसके ऊपर अनुत्पादक बच्चे और वृद्ध होते हैं। और जिस देश में उत्पादक जनसंख्या ज्यादा और अनुत्पादक जनसंख्या कम हो, ठीक है, उसको हम जनसांख्यिकीय लाभ कहते हैं। लेकिन लाभ वास्तविक अर्थों में तब होता है जब उत्पादक जनसंख्या शिक्षित हो, कुशल हो, स्वस्थ हो,
और उत्पादन में बड़ा योगदान करती हो, ऐसी स्थिति को ही हम जनांकिकीय लाभांश की स्थिति समझते हैं, यानी जो कि उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम हो। ठीक है, तो यही है। तो इस तरीके से आपने समझा दिया, छोटा बच्चा भी समझ गया। तो यही काम करना होता है एक्सप्लेन के अंदर, व्याख्या करने में। तो विषय को स्पष्ट करें जैसे सामने वाला उस विषय में कुछ जानता ही ना हो। एक शब्द और आता है टिप्पणी करना, जरा उसको भी मैं बता देता हूं। यह भी बहुत कॉमन है, कमेंट, टिप्पणी करना। अभी आपके प्रश्न जो दिखाया हूं उसमें अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन यह भी यूज होता है, टिप्पणी करना। ठीक है, टिप्पणी करिए। किसी विषय पर आपकी राय, आपकी राय, लेकिन उसमें निष्कर्ष होना चाहिए, लेकिन उसमें निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक, आपकी राय जस्टिफाई होनी चाहिए, आपकी राय जस्टिफाई होनी चाहिए। अब जस्टिफाई कैसे होगी सर? आपने कहा कि हां ऐसा वृद्धि हुआ है, ऐसा सुधार हुआ है, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? यानी किसी स्रोत से आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिए, तुलनात्मक अध्ययन पेश कर दीजिए कि पहले ऐसी थी अब ऐसी है। जैसे हम कहना चाहें कि भारत में शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, मातृ मृत्यु दर कम हो रही है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि नेशनल एनएफएचएस एक एग्जांपल से बता रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट आई है जो 2019 और 21 के लिए है, और इसके पहले वाली सर एनएफएचएस 4 2015-16 के लिए थी। अब इन दोनों में आप डेटा दिखा करके तुलनात्मक अध्ययन पेश करके अपनी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी को कहते हैं जस्टिफाई होना चाहिए। तो आपने एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि यह है। अब आपके मन में एक प्रश्न चलेगा कि सर कहां हमेशा आंकड़ा कहां से रखें? तो उसका एक तरीका मैं बता रहा हूं। हर टॉपिक पर, प्रत्येक टॉपिक पर एक छोटी सी 10 रुपए की रजिस्टर आपके पास हो। 10 रुपए में 20-25 पन्ना होता है, 26 पेज होता है। बस उसमें करना कुछ नहीं है। हर पेज पर चैप्टर का नाम लिख दिया कि निर्धनता, गरीबी कह लीजिए। दूसरा पन्ना पर लिख दिया बेरोजगारी, दूसरे पन्ना पर बेरोजगारी लिख दी, तीसरे पेज पर कृषि लिख दिया, फिर उद्योग लिख दिया। इस तरीके से लिख दीजिए। और जो भी आपको आंकड़ा मिलता जाता है वह आप जो है कि यहां पर नोट डाउन करके रखिए। जब उससे संबंधित प्रश्न चलेगा तो आपको याद रहेगा, वहां से उठाकर वेरीफाई कर दीजिए, वह रिपोर्ट को उठाकर वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो यही चीज है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो निर्धनता वाली रिपोर्टें हैं, फटाफट मैं एक बार दिखा देता हूं आपको यहां पर, 1 सेकंड के लिए। देखिए, सुरेश तेंदुलकर के मुताबिक हमारे यहां 21.9% गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं, और सी रंगराजन के अनुसार 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक, ये डेटा हमारा 2011-12 के लिए है, 11-12 के लिए है। और अभी आपने देखा कि हमारे यहां पर नीति कमीशन ने लेकर के आई है नेशनल
एमपीआई, नेशनल एमपीआई, और इसके हिसाब से अब 16.4% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस तरीके से 16.4% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। 13 करोड़ या 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाने में हम सफल हुए हैं। करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल पाने में सफल हुए हैं। इसी तरीके से जैसे यहां पर बेरोजगारी का डेटा है, तो मान लीजिए कि बोलते हैं कुशलता वाली, कौशल विकास की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं, तो फटाफट हमने लिख डाली क्या कि साउथ कोरिया में 96% लोग संस्थागत रूप से प्रशिक्षित हैं। जापान में 80% लोग, ठीक, 80% लोग, ठीक, ब्रिटेन में 75% लोग, जर्मनी में ब्रिटेन में 68% और जर्मनी में जो है 75% लोग प्रशिक्षित हैं। हम भारत में जो है मुश्किल से 5% लोग ही प्रशिक्षित हैं। ठीक, इसी तरह से हम एमएसएमई का डेटा पेश कर रहे हैं। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मिडिल इंटरप्राइजेस, तो इसमें हम फटाफट ये लिख देते हैं कि हमारे जीबीए का लगभग 30% से कम ही है, 30% एमएसएमई का योगदान है। हमारे विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई का लगभग जो है कि 40% योगदान है। हमारे निर्यात में 45% योगदान है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे रोजगार में 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है, अकुशल लोगों को भी रोजगार देती है, अकुशल लोगों को भी रोजगार देती है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार देती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको लाया जा सकता है। कम पूंजी में रोजगार, कम पूंजी से शुरू। ठीक, अगर हमें एमएसएमई की भूमिका लिखनी हो तो हमारे पास इतना सब रहेगा और हम फटाफट इसको लिख डालेंगे। ठीक, इस एक नमूना पेश किया कि सर मैंने आपके मन में आ गया कैसे करूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज होती है रास्ता दिखाना। अब हम रास्ता दिखा दिया, अब आपके लिए आसान हो गया। आज ही 10 रुपए का कॉपी खरीदिएगा, या जो रजिस्टर आप बनाए होंगे इकोनॉमिक्स का, उसी के लिए पीछे के 20 पन्ने, 2-2 पन्ने एक एक टॉपिक के लिए छोड़ लीजिए। ठीक, ताकि उसी कॉपी में रहेगा तो ठीक रहेगा। बस उठा करके फट वहां पर डाटा अप्लाई कर दिया जाए। इससे जो है बातें वेरीफाई होती है। और डाटा का जो सबसे बड़ा स्रोत है सर, वो क्या है? भारत सरकार का बजट आर्थिक समीक्षा और बिहार सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा, पूरे डेटा हमारे पास है। हमने सब नोट डाउन कागज पर अपने हाथ से नोट करके पूरे आपके इकोनॉमिक सर्वे में, बिहार के पूरे इकोनॉमिक सर्वे जो 450 पन्ने 500 पन्ने से ऊपर होता है, पूरा उसका हमने काम की चीजें सारा नोट किए हुए हैं। जहां जब आएगा उसको हम प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आइए बात करना हमें, ये तो हो गया है लगभग। अगर कभी एक शब्द और आ जाए, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण कहते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, वो एग्जामिन था और ये विश्लेषण है, एनालिसिस है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। शुरू हमने किया था क्रिटिकल एग्जामिन वाले से, और ये है क्रिटिकल एनालिसिस है।
तो अगर ऐसा आता है आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी बातों को तोड़ तोड़ करके, सभी बातों को माने एक एक मुद्दा, उसमें जितने हो, मान लीजिए 5 टॉपिक है, किसी विषय में 5 टॉपिक है, 5 बातों पर हमें चर्चा करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक एक एक मुद्दा उठाते हैं। जैसा कि आप निबंध लिखते हैं, तो निबंध में क्या करते हैं आप, जनरली एक कॉमन छोटे क्लासों में भी आप निबंध लिखते थे तो कैसे लिखते थे, फट आपके दिमाग में रहता था सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक, ऐसा करके आप पैरा बना करके और खींच देते थे निबंध को। तो वही समझिए कॉन्सेप्ट को कि यहां पर भी जब किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपके पास 4-5 टॉपिक है। तो अब मैं बात यह कर रहा हूं कि हर टॉपिक को अब उठाएंगे और उसमें तोड़ तोड़ करके बातें करेंगे। ये सभी बातों को तोड़ तोड़ कर इवैल्यूएट, तोड़ तोड़ कर इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट का मतलब मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। या तोड़ तोड़ कर विश्लेषण कह लीजिए, इवैल्यूएट कहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, विश्लेषण किया जाता है। और प्रत्येक खंड के पक्ष और विपक्ष विपक्ष का उल्लेख कर अंतिम में निष्कर्ष लिखी जाती है, अंतिम में निष्कर्ष लिखी जाती है। तो क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये रहा। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरी बात आपसे करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न है, अब आपका इसमें पूछना यह है सर कि क्या हम इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और लास्ट में जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। तो अब आपके मन का एक प्रश्न है कि सर क्या हर प्रश्न में इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, आप ये पूछ रहे हैं। क्या सर हर प्रश्न के अंत में निष्कर्ष लिखना जरूरी है? निष्कर्ष तो कहीं लिखा नहीं रहता है कि निष्कर्ष लिखिए इस पर, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं रहता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि निष्कर्ष लिखना जरूरी है। यह निष्कर्ष एक तरीके से क्या होती है, उत्तर का समापन होता है। तभी लगेगा कि आपने उत्तर का समाप्त कर दिया, और नहीं तो लगेगा कि आपने अधूरा छोड़ दिया है। तो निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है। निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है वो हम लिखेंगे, लिख लिख करके दिखाएंगे हर चैप्टर क्वेश्चन के, ठीक। एक बार मैं यहां पर आपको बता दूं उसका मेन सब्जेक्ट की निष्कर्ष में लिखते क्या है, ठीक। तो देखिए अभी मैं इंट्रोडक्शन पर भी आता हूं। पहले निष्कर्ष ज्यादा इमरजेंसी वाली चीज है, यानी ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कई बार इसको तो स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते आप। यह अनिवार्य चीज है, यह अनिवार्य है। इसके बिना आप जो है क्वेश्चन का समापन, उत्तर का समापन नहीं कर सकते। तो क्या है सर निष्कर्ष? निष्कर्ष में हम लिखते हैं, यहां तक कि 3 ही लाइन लिखेंगे। अगर 3 ही लाइन लिखना हो, जगह नहीं है, उतने शब्द नहीं बचे हैं, उतने शब्द लिखने नहीं, तो हम 3 ही लाइन लिखेंगे। और 3 लाइन को कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, क्या क्या लिखते हैं। या तो बहुत अच्छे से कोई सरकार ने काम किया हो तो हम पहली लाइन उसमें प्रशंसा का डालते हैं,
फिर बताते हैं कि अभी और कुछ करना बाकी है, यानी कमियां बताते हैं, कमियां बताते हैं। अब फिर उसके बाद एक लाइन सुझाव का डाल देते हैं, और यह सुझाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो पहले कभी घटित ना हुई हो। सुझाव उसको कहते हैं जो पहले से लागू नहीं है, ठीक ना। ये नहीं कि हो चुका है फिर भी आप आके जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अरे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप क्या बता रहे हैं हमको, है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको क्या बता रहे हैं। इसका मतलब बताइए कुछ नया हो जो हम नहीं जानते हो तो लागू करें, तो बात समझ में आती है, आपका सुझाव वैल्यूएबल है। तो ये चीज है। तो आपने देखा कि कोई कदम उठाए गए हैं, तो पहली लाइन कि यहां इस दिशा में सरकार ने व्यापक और अच्छा कदम उठाया है, किंतु अभी धरातल तक पहुंचाने बाकी है। हो गया, सब कमेंट भी हो गया आपका। अब फिर लिख रहे हैं कि इसके लिए प्रभावी निगरानी और सुदृढ़ क्रियान्वयन, प्रभावी निगरानी और सुदृढ़ क्रियान्वयन, 4 शब्द मैं खर्च किया हूं, प्रभावी निगरानी और सुदृढ़ क्रियान्वयन, ठीक है, 4 शब्द खर्च किया हूं, की आवश्यकता होगी। हो गया ना। कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम इतना बड़ा लिखेंगे, बस ऐसे ही मुश्किल से 20 शब्दों में ही 3 लाइन या 2 लाइन में हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 चीजें आती है निष्कर्ष के अंदर। अगर मान लीजिए कमी है, अभाव है, तो हम लोग पहली लाइन में लिख देते हैं कि इस मामले में अभी बहुत सारी समस्याएं बची हुई हैं। अगर सरकार इस तरीके का पहल करे तो इस समस्या का त्वरित निदान समाधान हो सकता है, तो भी हो गया, जहां समस्या वाली बात रहेगी, ठीक। तो वह नेचर को देख करके यहां निष्कर्ष लिखी जाती है, लेकिन मूल रूप से निष्कर्ष में होगी क्या, तो यही बातें कि अगर अच्छा कदम उठाया गया है तो उसकी प्रशंसा दे दीजिए एक लाइन, और उसके बाद उसमें थोड़ी कमियां बता के फिर अपना सुझाव डाल दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं कमियां हैं तो उसके लिए आप कमियों का उल्लेख करके और उसमें फिर सुझाव दे दीजिए, 2 ही लाइन वाली हो जाएगी। तो इस तरीके के ये है निष्कर्ष। हम खुद लिख के दिखाएंगे आपको, आप चिंता न करें, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं जो है प्रश्नों को लेकर के काफी खेलेंगे और आपको इस लायक बना देंगे कि मतलब आपका दिमाग चलने लगे। यहां मेन विषय यहां होता है। बहुत सारा नॉलेज हम दे देंगे, इसका दावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज देते रहेंगे और आप ले भी लेंगे और अप्लाई करना नहीं जानेंगे तो आपके लिए किसी काम का नहीं। आप भी बहुत पढ़े होंगे, बहुत पढ़ते होंगे, बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक। एक शिक्षक के बिना भी बहुत सारी किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जित हो सकती है, लेकिन समस्या मेंस में कहां आती है। पीटी में तो जरूरत नहीं पड़ती है टीचर की, क्योंकि अगर आपको याद है तो देखा प्रश्न तो मार दिए टिक। लेकिन मेंस में कहां जरूरत पड़ जाती है शिक्षक के, क्योंकि उसको लिखने का जो झिझक है वो झिझक दूर करना होगा। और झिझक दूर पढ़ने से नहीं, झिझक पढ़ने से नहीं, झिझक लिखने से, व्यक्त करने से, सोचने से, रिहर्सल करने से आता है। जब रिहर्सल हो जाएगा तो आप देखेंगे जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक आपका यह मस्तिष्क उसका उत्तर बनाना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक उत्तर बनाना शुरू कर देगा। और जब तक यह रिहर्सल नहीं हुआ है लिखने का, तब तक आप चाहे जितना ज्ञान रखते हो, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कहां से करें, कितना लिखे कितना न लिखे, क्या लिखे क्या छोड़े, क्या क्या इसमें बारीकी अपनाएं। जैसे आपको बता दे, कई बार विद्यार्थी ऐसे करते हैं, मान लीजिए किसी टॉपिक पर 5-7 कोई टॉपिक है, उसमें 5-7 इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, बिंदु हो सकते हैं, तो वो 5-7 लिखने के बजाय क्या करते हैं, 2 ही पर लिख लिख करके पूरा पेज भर देते हैं, अपना शब्द सीमा भर। अभी मैं शब्द सीमा पर भी चर्चा करता हूं, ठीक है, कितने शब्द सीमा में लिखे जाएंगे, कैसे क्या ध्यान रखना है। सवाल यहां पर है कि
आप बहुत एलाबोरेट नहीं करें, उल्लेख जरूर करें। अगर इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं, इलाबोरेट की डिमांड नहीं की गई है, तो आप उल्लेख जरूर करें और पॉइंट वाइज उल्लेख करेंगे, एग्जामिनर को सुस्पष्ट तरीके से नजर आएगा। अच्छा, ये इतनी बातें इन्होंने डाली है, वो नंबर उठाने में काम आएगा। एक पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, हमें नंबर और एक बता रहा हूं, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट कर दे। आपके मन में चल रहा कि ये नहीं बताया अभी। ये इंट्रोडक्शन में, जैसा कि आप लोग अभी तक बाय द वे कहीं गलतियों से सीखे होंगे कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि अब हम क्या लिखने चल रहे हैं, और जो बीच का खंड है उसमें हम लिखते हैं और निष्कर्ष में ये लिखते हैं कि हमने ऊपर क्या लिखा और क्या निष्कर्ष पर पहुंचे। ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं होता है। वो सब ऐसे ही बताया गया होगा छोटी कक्षाओं में, यहां ऐसा कुछ नहीं है। क्या इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन आप जुड़ने का एक माध्यम, इंट्रोड्यूस करना, जुड़ना। ये क्या जुड़ना सर? बस वही, हमें निर्धनता पर कोई प्रश्न लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि तेंदुलकर के मुताबिक भारत में इतना परसेंट, या नीति आयोग के करंट रिपोर्ट के अनुसार इतने परसेंट लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं। केवल ये सूचना हमने शुरू में डाल दी, इससे पता चल गया कि भारत में निर्धनता की गंभीरता क्या है। आपको उस समस्या का ज्ञान है और उस वर्तमान स्थिति का ज्ञान है। बस ऐसा बोल करके भी आप शुरू हो गए, ठीक है। कृषि पर कुछ लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि कृषि उत्पादकता काफी अन्य देशों से कम है और इसके पीछे आधुनिक कृषि न होना, व्यवसायिक कृषि न होना, ऐसा लिख करके भी, या भारत में कृषि की मशीनीकरण की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत कम है, ऐसा उसका डेटा डाल दिया। तो डेटा डाल दिया मतलब आप एक महत्वपूर्ण सूचना दे दिए, ये नहीं कि टाइम लाइन खराब कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही लिख दिया। हाँ, भारत में कृषि की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये इससे हम समझे क्या कि आप क्या बता रहे हैं? हमको क्या पता चला कि आप बता क्या रहे हैं? अभी तो भूमिका बनाइए आप, ठीक है ना। तो बस कोई उससे संबंधित डेटा या कोई ऐसा रिपोर्ट, उसका भी हम उल्लेख 2 लाइन में करके और तब आगे बढ़ सकते हैं। यही इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह नहीं है कि हम यहां पर विस्तार से विवरण देंगे शुरू में कि मैं प्रश्न के अगले खंड में यह लिखने चल रहा हूं और पूरा प्रश्न का जो है समरी सिनॉप्सिस बना के यहां पेश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जीएस के पेपर में सिनॉप्सिस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। जीएस के पेपर में सिनॉप्सिस नहीं, सीधे अटैक होता है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन होता है। मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन एक बहुमूल्य सुझाव के, बहुमूल्य इंफॉर्मेशन के साथ उस टॉपिक के, ये मैं कह रहा हूं। सिनॉप्सिस बनाने के लिए नहीं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि पूरा जो लिखने जा रहे हैं उसके बारे में, कि मैं आगे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं, ये हुआ, ठीक ना। और नीचे पहुंचे तो लिखे कि उपर्युक्त विवेचन में, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उपयुक्त विवेचन में, ये सब कहीं कुछ नहीं। तो कुछ चीजों से ऊपर उठेंगे, लगेगा कि ऑफिसर ने कॉपी लिखी है ना। वो नहीं कि अभी कॉलेज के विद्यार्थी कॉपी लिख रहे हैं, नहीं, ऑफिसर को कॉपी लिख रहे हैं, यह दिखाना होगा, ठीक है। मैं खुद करके दिखाऊंगा, आपको बस ये बता रहा हूं कि ये करना है और मैं खुद करके दिखाऊंगा। मेन बॉडी में तो खैर सीधे आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। अब सवाल है सर कि कितने शब्द लिखे जाएं, तो आप एक बात कह रहा हूं, जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें लिखा रहता है, बड़े ईमानदारी के साथ लिखा रहता है। आईएएस की परीक्षा में आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार का कमीशन उस स्तर को नहीं अडॉप्ट कर रहा है, ठीक। कैसे समझिए, वन टू 10 प्रश्न है। लिखा है यहां पर कि 125 शब्द
और लिखा है 10 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, ठीक, या 150 शब्द लिखा है, 150 शब्द लिखा है और लिखा है 10 अंक, और 11 से लेकर के 20 तक यहां लिखा है 250 शब्द, 250 शब्द और लिखा है 15 अंक लिखा है। लेकिन आपके बिहार के परीक्षा में ये गायब है, ये गायब है, केवल ये लिखा हुआ है कि 38 अंक का है तो 8 अंक का है तो 7 अंक का है, ये नहीं लिखा है कितने शब्द लिखना। अब विद्यार्थी क्या सोचे, कैसे लिखे, क्या लिखे, तो हम बता रहे हैं कि अब विद्यार्थी क्या लिखे। कमीशन तो नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं। अगर आप इसको जोड़ लीजिए 3 घंटे के अंदर, 300 नंबर का है, ये 300 नंबर का है, 3 घंटे हैं, तो कितना बना सर? 2500 और 1500 कितना होता है? टोटल हुआ 4000 शब्द। पहले आपका बिहार जो है 8 प्रश्न लिखवाता था, तो 8 गुणे 500 कर लीजिए, कितना हुआ सर? 400 शब्द, 4000 शब्द, ठीक। कहने का मतलब कि 38 अंक का एक प्रश्न 500 शब्द लिखे जाने चाहिए, यह ऊपरी सीमा हो गई, ठीक है, ऊपरी सीमा हो गई। आपको बता दें कि ऊपरी सीमा दी होती है, निचला सीमा नहीं दिया होता है। आप चाहें तो उत्तर 400 शब्द का लिखें, नंबर आपको पूरा मिलेगा, यदि आपने उसके डिमांड को पूरा किया है, ठीक है, उसके डिमांड को पूरा किया है। तो कहने का मतलब है कि 500 शब्द सीमा बनी। अब पता चला कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, बाकी 2 में तो अप्लाई हो जाएगा जो आप बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां 1 2 3 4 5 दे रहा है 8 अंकों का, 8 अंकों का, वहां पर क्या करें सर? वहां पर क्या करें? तो वही कुल मिला के हमको 500, चलिए यहां पर हम 500 नहीं, जब तोड़ के देगा तो थोड़ा ज्यादा लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, तो हम लिखते हैं 650 लिखते हैं, 650 लिखते हैं। एवरेज मान लीजिए कि 150 शब्द लिखेंगे, 150 शब्द लिखेंगे, ठीक है। यहां थोड़ा 125 भी कर सकते हैं, 125 भी कर सकते हैं, यानी 600 में हम समेट लेंगे इसको, 600 में समेट लेंगे इसको, 600 शब्द। बाकी जो प्रश्न है 2, उसमें थोड़ा बहुत 450 450 लिख लेंगे, ठीक है। ये तो मैं इकोनॉमिक बता दिया, यही बातें आप अन्य में लागू कर सकते हैं, ठीक ना। ये अब आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, तीनों में इस तरीके के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1 2 3 4 5 है, और 4 में भी 1 2 3 4 5 है, और 7 में भी, साइंस वाले में भी इसी तरीके से टुकड़े में पूछा है, ठीक है, इसी तरह से टुकड़े में पूछा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अब यही रणनीति आपको अपनानी है, कॉपी पर लिख लीजिए, ये नहीं कि बहक गए, किसी पहला प्रश्न आया, खूब आ रहा है, लिखने बैठे 200 शब्द बैठ के लिख दिए, पता चला कि सारा समय निकल गया इन्हीं 5 क्वेश्चन में, 38 नंबर वाले लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है अच्छे से, अब बहुत कम समय बचा है। यहां आप कितना अच्छा लिखे हैं, इसकी भरपाई 38 नंबर के प्रश्न के छोड़ने से या कम लिखने से नहीं हो पाएगा। किसी भी प्रश्न की भरपाई किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर नंबर से नहीं हो पाएगा, यह कसम खा लीजिए। लिखना मुझे सारे प्रश्न हैं, लिखना मुझे सारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न नहीं आएगा उसमें भी हम कुछ गूंगा कर देंगे, कहने का मतलब कि है ना, उसमें भी कुछ लिख देंगे। हाँ ठीक है, पेन का रंग मैं बदल दूंगा, अभी मैं ध्यान दिया हूं आपकी इस बात का।
ठीक है। और एक दूसरी बात, नंबर थोड़ा सर कैसे उठे। नॉलेज तो ठीक है, लिखना तो ठीक है, फिर भी नंबर कैसे थोड़ा ज्यादा मिले, तो उसके लिए अंतिम एक और मतलब स्ट्रैटेजी है। प्रत्येक प्रश्न में थोड़ी सी कुछ हट कर चीजें डालें। ठीक है, हटकर सूचना दें। आप ऐसा इमेजिन करिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं जानता है और हम ये 2 लाइन और लिख रहे हैं। एक दो सूचना कुछ अलग से मैं कोड करके लिख रहा हूं, कोड करके लिखूंगा, ऐसे नहीं, सिंपल नहीं, कोड करके मतलब किसी संस्था का, किसी विचारक का, आर्थिक समीक्षा का, बजट से, किसी मंत्रालय के द्वारा, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, हर क्वेश्चन के लिए लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। दो नंबर आपके बढ़ जाएंगे, दूसरों की तुलना में 2 नंबर बढ़ जाएंगे। 1 नंबर भी बढ़ गया छोटे वाले में और बड़े वाले में 2 नंबर बढ़ गया, तो आप कल्पना कर लीजिए कि 7 दूनी 14 और 14 5 19 और 1 20 प्रश्न आपको लिखने हैं। कुछ में 1 नंबर और कुछ में 2 नंबर अगर बढ़ गए तो नो डाउट आपका मार्क्स जो है उछाल ले लेगा। ये जितने लोग टॉप करते हैं वो कुछ ऐसे ही रणनीति अपनाते हैं, कुछ स्पेशल से रखते हैं कि हम इसमें ये डाल देंगे और इसमें ये डाल देंगे। ये पहले से प्री प्लान तैयार करके रख ली जाती है। बस नेचर प्रश्न का स्वरूप देखा, उसके हिसाब से वहां पर अप्लाई कर दिया। उसी के लिए एक बार मैंने बोला आपसे कि एक अलग से जो है हमारे पास बुकलेट हो, जिसमें कि हम हर विषय का एक कुछ विशेष सूचनाएं, एक तो कॉमन सूचनाएं हो जाएंगी, कुछ विशेष सूचनाएं हो जाएंगी, ठीक, वो उसमें डाल देना है। तो ये भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि हर प्रश्न में कुछ अतिरिक्त प्रयास, हर प्रश्न के उत्तर में अतिरिक्त प्रयास, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से लिखें ताकि वो दिखे, जो है थोड़ा साफाई से लिख दिया करे, है ना। 2 नंबर वह आपको लेकर देगा अधिक। छोटा प्रश्न है तो 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा किसी से। मान लीजिए दोनों लोगों की आगे पीछे की कॉपी मैच कर रही है, यानी लगभग बराबर लिखी गई है, ठीक है, सूचना, लेकिन आप वाले में कुछ बातें थोड़ी सी अधिक लिखी गई है, एडिशनल कुछ बताया गया। भले कोई कॉमन बात आपने छोड़ दीजिए, कॉमन बात छोड़ दीजिए, उसी के जगह पर, उसी शब्द सीमा के जगह पर इसको लिख डालिए। उससे नहीं कटेगा जो आप शब्द, सामान्य शब्द नहीं लिखेंगे, सामान्य सूचना नहीं लिखेंगे, लेकिन अतिरिक्त सूचना लिखेंगे तो अतिरिक्त मार्क्स आएगा। बस उसमें कोड कर देना है कि 22-23 आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार की 22-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार या बिहार सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार या पर्यावरण मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ये वाला प्रयोग करना है, इसको करना। आप कुछ आप लोग भी हमसे पूछना चाहें तो पूछ लीजिए पहले एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो शब्द सीमा कितनी रखें, शब्द कितने कैसे लिखें हर प्रश्न का, वो देख लीजिए, वो आप ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त नंबर कैसे पाएं, इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष कैसे लिखें, ठीक है। और नंबर जहां तक ज्यादा जरूरी नहीं होता है डालना, लेकिन अगर सूचनाएं हैं तो लाइन लाइन में लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा लगा करके बातें बढ़ा सकते हैं, कॉमा कॉमा लगा के बातें बढ़ा सकते हैं। ये और ट्रेडिशनल पढ़ाई को छोड़कर
अब जो है कि आईएएस के स्वरूप का पढ़ाई करना होगा, आईएएस के स्वरूप का। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें एक बार लिख लीजिए, लिखिए कुछ, आप लोग की अपनी कुछ डिमांड हो, कुछ बात हो, कुछ चर्चा करना चाहें तो एक बार लिख दीजिए। आप में से पहले किसी ने मेंस लिखा हो, ठीक है, देखिए इंटरेक्ट करिए, आप जितना प्रश्न यहां लिखेंगे सबका मैं जवाब दूंगा पूरी तरह से, ठीक ना। आप लोगों के कोई प्रश्न, कोई डिमांड कुछ भी हो तो लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं लिख रहे हैं, देखिए जैसे पहले मैं पढ़ाता था तो मैं बिहार में पूछे गए प्रश्न को लगा दिया और वहां से जो है कि उत्तर करते थे, लेकिन अब जो ढर्रा है, जो अब पैटर्न है, अब उसमें बिहार के पुराने प्रश्न का कोई योगदान तो रहेगा नहीं। तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे कि मैं टॉपिक डिस्कस कर दूंगा यूपीएससी लेवल तक का, ठीक, और क्वेश्चन भी लगाऊंगा मैं यूपीएससी के, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन अब काम नहीं आएंगे, पुराने क्वेश्चन, क्योंकि वह ट्रेडिशनल में चले गए। अब उन प्रश्नों को हल करके कोई भी विशेष फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस पर रिहर्सल करने से हमें वो सीन नहीं आ पाएगा जो अब आपका 68 ने क्रिएट करा है। तो 69 में हो सकता है कुछ और भी अच्छे प्रश्न पूछे जाएं, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए हम दिखाते हैं आगे कुछ आपको। जैसे ये प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। 8 अंकों का यह प्रश्न है, ठीक। अब मैं इसको कैसे आपको पढ़ाऊंगा, कैसे डील करूंगा वो देख लीजिए। सबसे पहले इसके संबंध में हम आपको जानकारी दें और फिर जाके प्रश्न को हल करें, ठीक। तो जानकारी कैसे, किस तरीके का, किस स्तर का आपको बताएं। हमारे देश में पहली बात जानिए कि ये लॉजिस्टिक क्या होता है, ठीक है। इसको संभरण कहते हैं, लॉजिस्टिक कहते हैं। कहीं पर कोई वस्तु का उत्पादन हुआ है, वहां उत्पादन स्थल से लेकर के और जो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बीच के जो भी तंत्र हैं वो सब लॉजिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्पादन स्थल से उसको कलेक्ट करना, भंडारण करना, एक जगह इकट्ठा करना और वहां से परिवहन करना और फिर ले जाकर मार्केट तक पहुंचाना, इन सब पर वह व्यवस्था करती है, निगरानी करती है। यही है लॉजिस्टिक। यानी इसमें परिवहन शामिल है, भंडारण शामिल है, कलेक्शन शामिल है, ये सब कुछ तंत्र शामिल है इसके अंदर। ये सब मिलकर बनता है संभरण। भारत में इस पर लागत बहुत ज्यादा आती है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का पेन है तो कहते हैं कि वर्तमान में 16% तक संभरण तंत्र का खर्च आता है, लॉजिस्टिक का खर्च आता है। जबकि अमेरिका, यूरोप में, चाइना में ये जो लॉजिस्टिक का खर्च है वो काफी कम है, 10% या उससे नीचे है।
अब सोचिए कि कैसे हम लोग अपने उत्पाद के साथ उनके साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे। इसी समस्या के निवारण के लिए ही एक तरफ हम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लाए हैं और दूसरी तरफ हम लाए हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि इस तंत्र पर जो खर्च हो रहा है वस्तु के मूल्य में, उसको कम किया जाए। 2030 तक इसको 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अगर 16% आज है और अगर हम 8% कर देते हैं तो इसका मतलब यह 100 रुपए का सामान 92 रुपए का हो जाएगा, यानी 8 रुपये सस्ता, और इससे हम विदेशों में निर्यात कर पाएंगे। न केवल विदेश में निर्यात में प्रतिस्पर्धी का मतलब मुकाबले में होना, अपितु देश के अंदर भी जब वस्तु सस्ती होगी तो इसकी मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा करने में हमको मदद मिलेगा। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की जो सपना देख रहे हैं उस दिशा में समर्थन मिलेगा। लेकिन इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसीलिए हम लोग लाए हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। सवाल मन में फिर है कि सर ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है क्या? गति शक्ति क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर 16 मंत्रालय जो आधारभूत ढांचा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं लागू करती हैं। आधारभूत ढांचा मतलब सर सड़क हो, रेल हो, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ठीक है, और जो है नदी जल मार्ग, और इसी तरह से रोपवे, ठीक, ये सब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक, ये सारी चीजों को जो है कि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और ताकि इसमें आपस में समन्वय करें उन मंत्रालय, ताकि लागत को कम रखा जाए, द्रुत गति से परियोजनाएं पूरी हों और उसमें कोई व्यवधान न हो। ऐसा कैसे होगा? तो समन्वय के द्वारा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन कम समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर एक सड़क बनानी है, ठीक, तो पता चला कि सड़क वाला मंत्रालय आया, अपना सड़क बना दिया। पीछे से एक आया, वह सीवर लाइन बिछा रहा है। अलग से विद्युत मंत्रालय का आदमी आया और विद्युत की तारें बिछा रहा है तोड़ तोड़ के, पानी का पाइप का तार बिछा रहा है तोड़ तोड़ करके सड़क को। इससे क्या होती है? लागत अधिक आती है, परेशानी ज्यादा होती है और क्वालिटी में गिरावट आती है। अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म पर हों और पहले जब वह इस क्षेत्र में सड़क बनाने जा रहा है तो उस पर वह प्रदर्शित कर दे कि हम सड़क बनाने जा रहे हैं। अब पता चला कि सीवर वाला जा करके पहले ही नीचे सीवर लाइन बना दी और बगल से पाइप लाइन और बगल से जो है बिजली का तार और टेलीफोन का तार वाला वो भी बिछा दिया। फिर लास्ट में जो है कि ऊपर से सड़क बनाई गई। अब आप सोचिए, बार बार न तोड़ना पड़ेगा न, और सब कुछ अरेंज्ड होगा, एक निर्धारित स्थान पर होगा। इससे लागत कम आएगी और द्रुत गति से परियोजना पूरी भी होगी, ठीक, और हर चीज सुव्यवस्थित होगा। यही है पर्पज इसका। तो हम लोग एक तरफ जो है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये क्या होता है सर? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। कई जगह आपको पाइपलाइन शब्द आएगा। ये पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब होता है कि कई चीजों का समूह, सूची, लिस्ट, ठीक है, सूचियां। पाइपलाइन का मतलब सूचियां। तो पाइपलाइन में पानी बहेगा सर? नहीं, पाइपलाइन का मतलब सूचियां होता है। क्या मतलब सर? जैसे 5 सालों के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोजेक्ट बनाया गया और उसमें लगभग 6000 परियोजनाएं लिस्ट तैयार की गई है। तो उसी को हम कहते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक। वह जो है सड़क क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से
और जो है कि दूरसंचार, सभी क्षेत्रों की अलग अलग परियोजनाएं पूरे भारत भर से ली गई हैं और उसकी एक सूची तैयार की गई है जिस पर कि वह 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब कि जब इन परियोजनाओं को हमें लागू करना है तो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए। तो इसी के लिए लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। यानी इस प्लेटफॉर्म पर, इस पोर्टल पर 16 मंत्रालय जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, उन सारे मंत्रालय इस पर प्रेजेंट होंगे अपनी अपनी परियोजनाओं के साथ। ठीक है, और आपस में समन्वय करके यानी तालमेल आपस में डिस्कशन करके और फिर परियोजनाओं को लागू करेंगे। इससे लागत में कमी होगी और जो है कि द्रुत गति से पूरा होगा, गुणवत्ता ठीक रहेगी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये सब पर्पज है। तो यही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत यही कोशिश की जा रही है कि ये परिवहन का जो साधन है यानी कि सड़क तंत्र है या बाकी सारे तंत्र हैं, उन सबको व्यवस्थित किया जाए ताकि माल की ढुलाई को सहज, सरल, सस्ता बनाया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके। अभी हमारे देश में समस्या क्या है? पता चला कि यह सड़कों पर झुका हुआ है। कहने का मतलब ज्यादातर हम परिवहन किस चीज से कर रहे हैं? वस्तुओं का सड़क माध्यम से कर रहे हैं, सड़क के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक बात नहीं है, उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, लागत ज्यादा आ रही है। हम रेलवे तंत्र का विस्तार करें, हम नदी जल परिवहन का विस्तार करें, ठीक, हवाई यात्रा का विस्तार करें, उन छोटे शहरों को भी कनेक्शन दें और तब जाकर के एक बैलेंस वे में और ज्यादातर जो है एक नोड बनाया जाए, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर चारों तरफ से अलग अलग विंग से आकर के जुड़ सके और एक से दूसरे माध्यम में आसानी से जा सके। ठीक है, एक से दूसरे माध्यम में सामान को हम आसानी से भेज सके, उसमें ज्यादा दिक्कत या लागत न आए। ये सारा कुछ इसके लिए पॉलिसी फ्रेम की गई है। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या लाभ होगा? मेन प्रश्न यहां पर है। तो आपसे बोला कि वस्तुएं सस्ती होंगी, इससे देश में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, गरीबी बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही निर्यात बढ़ेगा। साथ ही निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ेगी। ठीक, भारत का विदेशों में पकड़ मजबूत होगा। तो ये सब इसका लाभ होने वाला है और हम प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। ठीक, संसाधन की बर्बादी कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी, तमाम चीजें। आप लिखिए ना, कितना लिखेंगे, सब कुछ आप डाल सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बना बना करके, चाहे कॉमा लगा करके लिख सकते हैं। बातें ज्यादा लिखनी है, शब्द बचानी है, बातें ज्यादा लिखनी है। चलिए, आप लोगों ने कुछ लिखा है, मैं देख के बताता हूं क्या है। देखिए, केवल एक बीनू ने रिप्लाई किया है जो भी उनकी समस्या है, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिखा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा एक्टिव हो। तो श्वेता कुमारी, टाइमिंग तो यही बताई गई है, 2:30 से 4:30 का, 2:30 से 4:30 यही समय बताया गया है। ठीक है, इकोनॉमी की क्लास की यही समय है हमारे। तो बीनू जो है, आप थोड़ा सा अपना जो भी प्रॉब्लम होगी, आप एक बार ना होगा तो लिख करके दीजिएगा, लिख करके दीजिएगा, फिर मैं उस पर काम करूंगा। जो है तो किस तरीके की परेशानी आ रही है, कहां नंबर कम मिल रहा है, कहां लिखने में दिक्कत आई, ये सारी बातें जब आप हमको बताएंगे आप तो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर मैं उसका समाधान इसमें करने की कोशिश करूंगा। टाइमिंग जो है 2:30 से 4:30, 2:30 से 4:30, 2:30 से 4:30 का समय है। ठीक है,
2:30 से 4:30 का समय। मेरे आज के क्लास से कुछ आप लोग को लाभ हुआ हो तो बताइए। मेरे आज के क्लास से कुछ लाभ हो। मैं पढ़ाया तो कुछ नहीं हूं, ठीक है, केवल मैं स्ट्रेटजी पर बात किया हूं, लेकिन इससे कुछ आपको दिशा मिली हो, कुछ बात समझ में आई हो कि इस तरह की चीजें को फॉलो करके थोड़ा सा मैं पहले से ज्यादा इजी हो सकता हूं या लाभ उठा सकता हूं, तो एक बार लिखिएगा। श्वेता कुमारी, ठीक है, श्वेता कुमारी, खुशी कामरान, दामिनी, मोहम्मद इमरान, आभा, विकास, रजनीश कुमार, रोहित, बिनू, आप सब लोग जो है हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ लिखिए, इन्वॉल्व होइए जो है। तो ठीक है, और पिछले साल के जो बिहार के प्रश्न हैं उन पर कुछ अभ्यास बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बनाना है तो आपको आईएएस के प्रश्नों का अभ्यास बनाए, क्योंकि अब वो सब 68 ने ये बता दिया है कि वो सब अप्रासंगिक हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और मंडे से हम व्यवस्थित रूप से क्लास शुरू करेंगे। एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके फिर उस पर जो है यूपीएससी स्तर पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रख करके उत्तर करके दिखाएंगे। मैं खुद उत्तर यहां लिखूंगा, आप उतारते चलेंगे और आप भी अपने हिसाब से उसको विकास कुमार, हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन एक बार एग्जाम्पल से बता दीजिए, 1 मिनट। देखिए, जैसे ये प्रश्न है, इसी में क्रिटिकली एग्जामिन वाला पूछा गया है, ठीक है, और हमने यहां पर क्रिटिकली एग्जामिन में लिखा था क्या? गंभीर रूप से जांच किया जाए, गुण दोष परीक्षा, छिद्रान्वेषी समालोचना, यह एक फेयर जजमेंट, निष्पक्ष निर्णय होता है, अंतिम में सही गलत बताना होगा, यदि गलत है तो भी बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऐसा प्रश्न जो पूछा गया है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जो गुड गवर्नेंस सुशासन कार्यक्रम चलाए गए हैं, आप अब उसमें जो है इवेल्युएट करना है कि चलाया तो गया है, लेकिन इसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, जिनको पहुंचना चाहिए। रियल में धरातल पर उसका लाभ नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, यह इसकी विडंबना, इसकी कमी है। ठीक, तो एक हद तक लाभ मिला है, लेकिन लाभ उनको मिला है जो कि पहले से ठीक ठाक स्थिति में है, वे ही लाभ उठा पा रहे हैं। यानी सरकार की ये जो सुशासन पद्धति है वो उतना स्मूथ नहीं है, उतना माने फ्रूटफुल नहीं है, या रिटर्न ओरिएंटेड नहीं है, जो पिछड़े लोगों तक रियल में इसका लाभ पहुंचाने की जो
मंशा है वो स्पष्ट, वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसमें इस तरीके की खामियां देखने को मिल रही हैं। तो ये हुआ कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि ये योजना जो लागू की गई है वो तो अच्छा है, इसका लाभ भी कुछ लोगों को मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जिन लोगों को रियल में मिलना चाहिए उन लोगों तक ये सरकार अपनी सुशासन प्रणाली के माध्यम से पहुंच नहीं पा रही है, अब वहां तक इसका लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। तो दोनों बातें आप लिख रहे हैं और फिर लास्ट में आप सुना सकते हैं, फेयर जजमेंट दे रहे हैं कि जिस स्तर का लाभ इस जितना व्यय किया जा रहा है उस स्तर का लाभ इससे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया है। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पर सक्सेस है तो वहां बता दीजिए कि हाँ यहां पर ये प्रोग्राम सक्सेस है, इनको ज्यादा लाभ मिल पाया है इस क्षेत्र में। तो यही है क्रिटिकली एग्जामिन कि आपने एकदम पर्चा खोल दिया कि नहीं ये चीजें लागू हैं, अच्छी हैं, कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को जो रियली मार्जिनल पीपल हैं, यानी हाशिए पर जो लोग हैं जिनके लिए ये योजना लाई गई हैं, वास्तव में उसका लाभ ये नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए जरूरी सहूलियत समाधान भी सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा उन तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उसका वो लाभ ले सके, वो आगे बढ़ करके उसका लाभ ले सके। ठीक, पैसे तो व्यय हो रहे हैं लेकिन रियल में जो आउटकम होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो यही है क्रिटिकल एग्जामिन करने का तरीका। ठीक है, देखिए जो है सिलेबस की तो हमने पहले ही लगाकर बता दी कि उससे तो कुछ पता नहीं चलता है, पता हमें क्वेश्चन बैंक से चलता है। ठीक, क्वेश्चन बैंक से तो पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक तो बेकार हो गए हैं, केवल और केवल जो 68 में पूछा गया है वही अब हमारे लिए आधार बना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न था यानी अंकों के नजरिए से वो भी खत्म हो गया है, और जो जिस स्तर के क्वेश्चन तब पहले पूछे जाते थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो अब हमारे लिए केवल 68 ही आधार बचा है, जिसको देख करके हमने ये आकलन लगाया और आपको बताया कि अब जो करंट ओरिएंटेड समस्याएं हैं उस पर प्रश्न पूछने का मनसा है, और यूपीएससी के स्तर के समझ की डिमांड की गई है, जबकि पहले इन्होंने एक ट्रेंड बनाया था कि आप बिहार की मूलभूत समस्याओं की समझ रखिए, लेकिन अब उसको छोड़ दिया है 68 के अंदर। अब जो है कि राष्ट्रीय स्तर की समझ और उसी विषय में आपको बिहार का भी ज्ञान हो जाए तो कोई समस्या नहीं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लॉजिस्टिक की समस्या है मान लीजिए, तो हम बता सकते हैं कि भाई बिहार में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा समस्या है, उतनी सड़कें स्मूथ नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, तो वो अलग बात है, कहीं पूछ ले तो हम जवाब देने की हालात में हूं। बस इतना अपने माइंड में कब करके चलना है कि अगर थोड़ा बहुत भी मतलब शिफ्ट होते हैं तो हम उत्तर कर सके, बाकी विषय का ज्ञान हमको हो जाए। ठीक है, विषय का ज्ञान हो जाए। देखिए बीनू जो है क्वेश्चन तो टीचर नहीं जांचते हैं, हम ही नहीं, किसी टीचर की बात है, टीचर नहीं जांचते हैं, लेकिन आपका जो है संस्था के साथ वो टेस्ट आयोजित होता है और वहां पर आप देते हैं तो वो जांचते हैं। वो खैर वो समस्या आड़े नहीं आएगी, मैं यहां खुद ही क्वेश्चन का उत्तर लिखूंगा तो आप भी अपना उत्तर लिखिएगा और उससे उसको मैच करा लीजिएगा, और नहीं तो धीरे धीरे यहां मैं लिखूंगा तो उससे आपको सीखने का मौका मिल जाएगा कि ऐसे उत्तर लिखना है। तो मैं प्लांट कर दूंगा आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से कि कैसे उत्तर लिखना है, ये हम खुद लिख करके दिखाया करेंगे, यहां पर लिखते जाएंगे, आप रोज का रोज लिखेंगे। टॉपिक डिस्कस करूंगा आधा घंटा 45 मिनट, और बाकी 1-1.25 घंटा जो है कि हमने क्वेश्चन पर लगाएंगे, आप चिंता ना करें। मैं हर क्लास में खुद ही क्वेश्चन लिखता हूं, खुद ही क्वेश्चन का उत्तर, ये नहीं कि लिख दिया केवल डिस्कस कर दिया, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे नहीं, मैं खुद करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं खुद यहां उत्तर लिखूंगा और आप उसको देख करके आपका 2-4-5 दिन में विजन खुल जाएगा, फिर अपना लिखना शुरू कर देंगे। जब तक हमारी क्लास खत्म होगी तब तक आप खुद में एक सक्षम व्यक्ति होंगे। आप कल्पना
करिए कि उस समय आप एकदम जो भी प्रश्न आएगा आप तुरंत उत्तर करने की स्थिति में हो। झिझक नाम की चीज नहीं रह जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि पहली बात होती है एक बार आदमी को उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाना, ठीक है। तो जब उंगली पकड़ के आगे बढ़ा देंगे, जब बढ़ जाएंगे आप, यानी हम खुद लिख करके दिखा देंगे, तो आप लोगों का अपना ही विजन बन जाएगा तुरंत जो है। और मेरे से भी आप अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे, ये भी मैं लिख के कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। मेरे से भी आप अच्छा उत्तर लिखे, तब आपके दिमाग में उर्वर होगा और नई नई बातें आएगी, आप उसमें और जोड़ते जाइएगा। और उसे नहीं कि सर ने दे दी लिख करके तो बस उतना ही इसी को लिखेंगे, नहीं, उसमें आप और 2-4 पॉइंट जोड़िएगा। जब आएगा पढ़ेंगे तो खुद भी आप जोड़ सकेंगे, ठीक है। वो मेरा एक आधार होगा, आधार के आगे आप उसमें ऐड ऑन करते चलिएगा। देखिए, केवल बिन्नू सक्रिय हैं और बाकी लोग सक्रिय नहीं हैं, तो कृपया आप सभी लोग, ठीक है। वैसे रजनीश जी ने कुछ लिखा है, और कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ कहना हो तो लिख डालिए जल्दी से। आज का टाइम हम लोग थोड़ा इस तरह से यूज कर लेते हैं दूसरे से इंटरेक्ट करने का, यानी कि कोई आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कुछ भी लिख सकें, पूछ सकें। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कम से कम इसमें कमेंट में आप डालते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, अपने जवाब लिखते रहेंगे, ठीक ना। टॉपिक कौन कौन से ज्यादा ध्यान देना होगा अगर ये पूछ रहे हैं तो खुशी कामरान जी, तो जैसे एक व्यापार का है, ट्रेड का है, कृषि का है, ठीक है। कृषि में भी बहुत सारी आधुनिक समस्याएं हैं, आधुनिक चीजें आ रही हैं, उन पर जैविक कृषि है ना। वैसे तो पहले भी जैविक कृषि पर बिहार के अंदर फोकस किया गया था, तो इन समस्याओं को लेकर के और जहां तक पूछ रहे हैं कि रिपीट भी होता है क्या, रिपीट क्वेश्चन जब ट्रेडिशनल होता है तो हो पाता है, वैसे ज्यादा होता नहीं है कभी, लेकिन ट्रेडिशनल रहने पर रिपीट हो सकता है। रिपीट इन द सेंस कि इर्द गिर्द प्रश्न। लेकिन जब ट्रेडिशनल नहीं रहेगा और करंट ओरिएंटेड रहेगा तो कभी दोहराव की तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि तो इतने आयाम है कि कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। और आपका बिहार वैसे भी रिसर्च करके पेपर बनाना शुरू कर दिया इस बार, तो अब तो रिपीट होने के कोई चांस नहीं, पहली बात, ठीक है। और ये क्लास कब तक चलेगी, तो ये क्लास 18 लेक्चर हमें पढ़ाना है, ठीक है। 18 लेक्चर पढ़ाना है, 18। तो अब आप ध्यान रख लीजिए। तो अब क्वेश्चन रिपीट होने के चांस नहीं है। अब मॉडिफाई और मतलब कि अब करंट ओरिएंटेड हो गया ना, तो आयाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तमाम मुद्दे हैं। जैसे इस समय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, अभी G20 की बैठक हुई है, उससे बहुत सारे बिंदुओं पर निष्कर्ष निकाले गए हैं जिसमें भारत की अहम भूमिका थी, और वहां पर भी कई सारे, तो हम आपको G20 का टॉपिक लेकर के और वहां से दिखाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर समझौता हो पाया है। अभी आप देखिए कि भारत का FTA जो है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, कई देशों से, जैसे UAE से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, अभी जो है ब्रिटेन से बहुत तत्परता के साथ बात चल रही है, ब्रिटेन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ भी चल रही थी, लेकिन कनाडा के साथ इस समय रिलेशन बिगड़ गया है खालिस्तानी मुद्दे पर, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कनाडा से जो है काफी
मतलब हॉट सिचुएशन पैदा हो गया है, काफी जो है समस्या पैदा हो गई है। लेकिन और भी, जैसे यूएई था उससे समझौता तो हुआ, लेकिन उसके अगल बगल के और भी देश चाहें तो उसी रूप में हमारे से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी भारत ने सहूलियत दे दी है। तो कहने का मतलब है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी नई व्यापार नीति आई है, अब उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से नई व्यापार नीति लागू की गई है, जो काफी दिनों से अवेटेड था। ठीक 2020 में ही पुरानी व्यापार नीति का समापन का समय था, लेकिन 3 वर्ष तक इसको टाला गया है और अब जाकर के नई व्यापार नीति लाए हैं। इस समय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया जा रहा है, ठीक, डिजिटल करेंसी पर बल दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कुछ बदलाव, एथेनॉल पर, मेथनॉल पर, ठीक है, सोलर एनर्जी पर। आप देखिए क्वेश्चन इसी टॉपिक में पूछा गया है, यह आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया था ऊर्जा के चैप्टर के अंदर, सोलर एनर्जी पर, ठीक है ना, वहां से प्रश्न पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे को हम आपका पूरा अब तक पहुंचा देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, कहानी नुमा ढंग से पेश करके आपको हर चैप्टर की समरी पहुंचा देंगे, क्योंकि बीपीएससी ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे को जो है फोकस करती है। अब खैर पुराना नव ट्रेंड नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न बनेगा वो इकोनॉमिक सर्वे से ही बनेगा। क्योंकि जहां तक आपने पूछा था मेरे से कि किताब का नाम बता दीजिए, तो अगर हम किताब का नाम बता सके आपको तो इकोनॉमिक सर्वे बता दें, ठीक। ऑनलाइन अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा पेज है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम उसकी समरी यहां पर पेश करेंगे, हर चैप्टर में उसकी विशेषता बताते चलेंगे, ठीक है। तो इससे जो है कि वहां से अगर कोई प्रश्न बनेगा, जैसे आपको बताएं वो नगरीकरण वाला पूछा है 2 प्रश्न, वो भी जो है कि उसी इकोनॉमिक सर्वे में ही चर्चा है। 2 बातें आप देखिए कि कुछ जो टाउन एरिया टाइप का जगह था उसको जो है इन्होंने नगर की परिभाषा में शामिल कर दिया है, इस वजह से नगरीय परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है, और सहूलियतें दे रहे हैं जिसकी वजह से नगरीय जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। तो 2 तरीके के प्रयास किए गए हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे में लाइन से लिखा हुआ है, और वही हुबहू लाइन ही उठा के ये प्रश्न पूछते हैं। सोलर में भी आपको दिखाएं, मैं यहां रखा हूं, लिखित रखा हूं, वो सोलर का जो प्रश्न आया है उसमें भी दिखाया गया है कि ये कदम बिहार में उठाए गए हैं, तो वहां से वो सोलर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे आपका आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड और पीटी के लिए मेंस ओरिएंटेड पहुंचाऊंगा, और जो डेटा है वो आपके पास होगा, जिससे कि आप कहीं पर उसको पुट कर सके। मैं बोला ना कि एक हमारे पास एक कॉपी हो जिसमें कि हर सेक्टर से संबंधित आंकड़े हो, जहां जरूरत पड़े हम अपनी बातों को वेरीफाई करने के लिए आंकड़े लिख दें, ठीक है। तो यही चीज है। अब विकास कुमार जी आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स बता दीजिए। बताया तो आज तो वही टिप्स ही तो बता रहा था, आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स ही तो बताया, वो लिख के दिखाऊंगा ना, जब जैसा प्रश्न आएगा उस पर लिख के दिखाऊंगा, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि सातों उसका व्यू सार पॉइंट लिख सकते हैं, उसका सार पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए, या जो है कि गलियों को पक्का करने, या स्वच्छता के लिए और जल के निष्कासन के लिए, तो कॉमा लगा करके ही आप लिख देंगे, और उसके बाद सब में तो वही समस्या है, तो अलग अलग लिखने के बजाय वह कॉमा लगा के आपने और आगे उसका एनालाइज कर दिया जो है, तो जैसा भी हमने किया, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि अब लिखे कि हाँ ये सड़क वाले में ये समस्या है और नदी और जो है कि नालियों में ये समस्या, ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे, तब तो फिर कई पेज हो जाएगा, और उसमें कहां से लाएंगे उतना मैटर जो है, ये चीज है। हाँ ये बात जरूर सही है कि आप लोग कैसा लिख रहे हैं हमको नहीं पता चलेगा, हाँ वो हम तक नहीं पहुंचता है, और हमारी कार्य क्षेत्र में नहीं आता है कि उसको मैं जांच करूं, क्योंकि कई क्लास होती हैं, तो शिक्षक
कॉपी नहीं चेक करते हैं, उसके लिए कॉपी चेक करने के लिए दूसरे लोग हैं, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है जो है, ठीक है। हाँ, ये मैं यहाँ जो लिखूंगा उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अच्छा लिख रहे हैं, है ना। चलिए, तो ठीक है, ओवर करते हैं, आगे की क्लास है, कोई नहीं। अब बाकी डेली हम लोग अपने टाइम से शुरू करेंगे। सोमवार को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर उठाएंगे और उसके प्रश्न रखेंगे। प्रश्न हम लगाए रखेंगे, पहले चैप्टर को इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हल करें, ठीक है। जो यूपीएससी में क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं उस टॉपिक से वो वाला हम कलेक्ट करके इसमें रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।